तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एग्जाम्पल देखा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। हमने देखा अगर किसी स्प्रिंग से हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है कनेक्ट किया तो टाइम पीरियड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं और हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्प्रिंग। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ए पार्ट हम देख रहे हैं, दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पर दो अलग अलग स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और दूसरा स्प्रिंग हमने लिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा काइनेमेटिक्स रिवाइज करें, ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दोनों स्प्रिंग को हम एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, और वही इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे। हमको पता है कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का इनवर्स जो होता है वो इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्स के एडिशन के बराबर होता है। 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। मतलब अगर हम यहाँ से k इक्विवेलेंट फाइंड करें तो वो होगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2। ओके, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप टाइम पीरियड आप फाइंड करेंगे t, तो वो होगा 2 पाई रूट m बाई के इक्वलेंट। के की जगह पे क्या यूज कर लेंगे, के इक्वलेंट यूज कर लेंगे, एंड दिस विल बिकम 2 पाई रूट m divided by what is the k equivalent, that is k1 k2 divided by k1 plus k2, so it will become in multiplication in numerator, so m into k1 plus k2, so that is the time period. ओके okay, जैसे आपने दो स्प्रिंग को कनेक्ट किया है, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया जिसमें हमने एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है K और दूसरा स्प्रिंग कनेक्ट किया है 2K। ओके, और इसको ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, M से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप टाइम पीरियड फाइंड करेंगे तो हम K इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले वो हो जाएगा K इंटू 2K डिवाइडेड बाई 3K, K1 प्लस K2 will become 3K, so it will become 2K by 3. So what will be the time period? So time period is equal to 2 pi root m divided by 2k by 3. So this 3 will be in the multiplication with m. That is the time period. Directly you can solve. Okay, अगर ये डेरिवेशन हमने नहीं देखा है कि आप कैसे सर बता सकते हैं कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस k2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका पूरा एक डेरिवेशन है जो हमें देखना पड़ेगा। उस डेरिवेशन में हम दोनों का जो टेंशन है, स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है। ठीक है, दोनों में जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, और उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 का यूज करेंगे, है ना। जैसे पहले का एक्सटेंशन x1 है और दूसरे का एक्सटेंशन x2 है, दैट इज इक्वल टू टोटल एक्सटेंशन x। सो दिस x1 कैन रिटर्न एज फोर्स divided by k1, and x2 can written as force divided by k2, and this total displacement can written as f divided by k equivalent, क्योंकि स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग में फोर्स क्या होगा, सेम होगा, है ना। अगर हम इस मिडिल पॉइंट को लेते हैं तो ये तो इक्विलिब्रियम में, अगर हमने स्ट्रेच कर दिया तो ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में है अगर, मतलब वहाँ पर दोनों में फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यहाँ से एफ कैंसिल होगा और हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/k इक्वल इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। ओके, तो ये हमने एक केस देखा। नेक्स्ट केस हम देख रहे हैं जब हम स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं जब हमने स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया, तो बी वाला केस हम देख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम देख रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने दो स्प्रिंग को यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर दोनों का एक्सटेंशन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमने ब्लॉक कनेक्ट किया m, k1 k2 both are connecting in parallel, so we can replace this combination
with the help of single spring with mass m. The spring having spring constant k equivalent, and in this case k equivalent is equal to k1 plus k2. ठीक है, यहां पर वहां पर फोर्स सेम था, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था. द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, वो हमने देखा था. पर यहां पर फोर्स अलग अलग होगा, फोर्स अलग अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. और उसकी हेल्प से हम यहाँ पर k इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्रूव करेंगे, है ना. तो स्प्रिंग कांस्टेंट k है, 1 प्लस k2 आ गया. टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 होगा. ओके, तो ये हमको फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, अब हम एक सिंपल सा केस देखते हैं. मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन हम सिंपल सा देखें कि जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट थी, ठीक है, यहाँ पर जब सीरीज में कनेक्ट थी और स्प्रिंग कांस्टेंट था, है ना. इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, मास m है, और ऐसे सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो t नॉट गिवन है. क्वेश्चन में गिवन है कि ऐसे सिस्टम का टाइम पीरियड जो है वो t नॉट गिवन है. अब इन्हीं को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. ठीक है, इन्हीं को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो यहाँ पर k आ गया, यहाँ पर 2k आ गया. अब आप बताइए कि टाइम पीरियड क्या होगा. अब हमको बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉजिक लगाएंगे. टी नॉट क्या होगा. टी नॉट होगा 2 पाई रूट m, और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा. इसका स्प्रिंग इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, वो होगा 2k डिवाइडेड बाई 3. तो टाइम पीरियड होगा 3/2k, है ना. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं. अगर हम सेकंड वाले सिस्टम की बात करें, मान लेते हैं उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो t, टाइम पीरियड जो है वो t डैश है. ओके, और वहां पर हम फार्मूला लगाएंगे 2 पाई रूट m डिवाइडेड बाय, अब यहां पर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3k, क्योंकि हमने देखा k1 प्लस k2, तो इस केस में कितना हो जाएगा 3k. ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर इसको t डैश को हम t नॉट के टर्म में लिखें, दोनों को हम डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया t नॉट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट 3m डिवाइडेड बाई 2k. तो यहाँ पर m के से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा. t डैश विल बिकम रूट 2/9 टाइम्स ऑफ t नॉट, रूट 2/9. ऐसे हम आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हम लिखेंगे t डैश इज इक्वल टू रूट 2/3 टाइम्स ऑफ t नॉट. ओके, सिंपल सा. तो यहाँ पर जो बेसिक चीजें हम देख रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को यूज करके अलग अलग टाइप के केसेस बन सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन बैंक का लिंक दिया है. क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि प्रैक्टिस जरूर करना है. इन सारे कॉन्सेप्ट की जब तक आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है. दैट इज द मोमेंटम ऑफ फिजिक्स. ओके, यहाँ पर फिजिक्स में मोमेंटम हमारे पास में आना चाहिए. यू डोंट हैव टू do the rectification of any kind of formula. Automatically it will be in our mind. Okay, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा एग्जाम में. ऑटोमेटिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हम अब देख रहे हैं. जैसा हमको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ओके, हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं या स्प्रिंग की लेंथ पर कैसे स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करेगा. ओके, क्योंकि डेफिनेटली अगर स्प्रिंग का लेंथ, नेचुरल लेंथ जो है वो ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है.
और अगर नेचुरल लेंथ कम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं, उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़िए, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पर क्या हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हमारे पास स्प्रिंग है, द स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस constant K and the natural length L is cut into two part of length 3L by 4 and L by 4 respectively as shown in figure. Okay, if the mass is slightly displaced, find the time period of the oscillation हमको बताना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ओके, और इस स्प्रिंग का लेंथ L है, ठीक है। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ का प्रोडक्ट जो होता है वो एक कांस्टेंट, नेचुरल लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ओके, क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने इसको दो पार्ट में कट किया, मान लेते हैं पहला पार्ट है L1 और दूसरा पार्ट है L2, और पहले पार्ट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट बना K1, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उसको कट करेंगे, उसका लेंथ, नेचुरल लेंथ चेंज करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होना ही है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक लंबा स्प्रिंग लिया, एक छोटा स्प्रिंग लिया, तो लंबे स्प्रिंग पर उसको कंप्रेस करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, पर छोटा स्प्रिंग है, उसी का छोटा पार्ट है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट है ही क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस और टू कंप्रेस और टू एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय यूनिटी लेंथ। हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। इसीलिए हम कह रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया तो आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर K1, अब K1 जो होगा, ठीक है, इज इंटू L1 इज इक्वल टू K इंटू L। यहाँ पर कांस्टेंट है तो हर एक पार्ट का वही होगा। हम अगर सेकंड पार्ट की बात करें जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, दैट इज आल्सो इक्वल टू K2 इंटू L2। ओके, और L1 L2 का वैल्यू यहाँ पर हम अगर पुट करें तो अब हमारे पास में K1 का वैल्यू क्या होगा? K1 का वैल्यू होगा K इंटू L डिवाइड बाय L1, मतलब कि K इंटू L डिवाइडेड बाय L1। L1 कितना है? 3L बाय 4। L will cancel out and it will become 4K divided by 3। ओके, 4K divided by 3। जहां पर लेंथ ज्यादा है वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। अगर हम K2 की बात करें तो वो होगा K इंटू L डिवाइडेड बाय L2, क्योंकि ये तो इक्वल है ना। तो यहाँ पर K इंटू L, और L2 का वैल्यू कितना है? L2 का वैल्यू है L बाई 4, सो L बाई 4 इट विल कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 4K। आप देख सकते हैं कि जहां छोटा लेंथ है L बाई 4 का स्प्रिंग कांस्टेंट 4K है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K2 जो होगा, इसको K2 लिख देते हैं, है ना। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K2 जो होगा वो है 4K। ओके, और जहां स्प्रिंग का लेंथ ज्यादा है वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 4K डिवाइडेड बाय 3। जितना लेंथ ज्यादा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उन डिफरेंट पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आप फाइंड करेंगे, यहां हमने ये सीखा। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये जिसमें हम इस ब्लॉक को बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, एज शोन इन फिगर लिखा है। अब अगर हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर हमने इस ब्लॉक को यहाँ पर डिस्प्लेस किया, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो फर्स्ट स्प्रिंग नंबर 1 है इसमें एक्सटेंशन होगा K, और जो सेकंड है उसमें कंप्रेशन होगा, इसमें X एक्सटेंशन हुआ तो दूसरे में X कंप्रेशन होगा। और अगर हम इस ब्लॉक का FBD बनाते हैं, इस M का हम FBD बनाते हैं, ओके, तो डेफिनेटली जहां कंप्रेशन है फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा,
तो ये जो एरो मैं बता रहा हूं दैट इज द फोर्स इन स्प्रिंग 2। और जहां एक्सटेंशन है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेकंड स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो इधर होगा और फर्स्ट स्प्रिंग का फोर्स भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, है ना। सिंपल से समझ सकते हैं। अगर हमने डिस्प्लेस किया तो ये जो फर्स्ट स्प्रिंग है ये इसको इधर खींचेगी और दूसरा स्प्रिंग जो है उसको धकेलेगा, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा। तो ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स दैट इज इक्वल टू F1। तो ब्लॉक पर लगने वाला नेट फोर्स जो होगा F1 प्लस F2 होगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स माइनस K2 इंटू एक्स। ओके, यहां पर F1 का वैल्यू कितना होगा, माइनस K इंटू एक्स, K2 इंटू एक्स, और F1 का वैल्यू कितना होगा, K1 इंटू एक्स। नेगेटिव से नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स आया। ये जो एक्सप्रेशन आप यहां पर देख रहे हैं माइनस K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय m into x, it is very similar to the parallel combination, very similar to the, now we can very easily find the time period। हम time period find करेंगे तो time period कितना होगा, t is equal to 2 pi root m by, यहां से समझ में आ ही रहा है कि m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। मतलब ऐसा केस जब कभी आएगा कि एक ब्लॉक को हमने दो अलग अलग स्प्रिंग पर अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा वर्क करेगा जो हम यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। और K1 K2 का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो 2 पाई रूट m, K1 का वैल्यू 4, K बाई 3 एंड इट इज 4K, है ना। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। टाइम पीरियड विल बिकम 2 पाई रूट, है ना, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 3, सो 3m डिवाइडेड बाय इट विल बिकम 12 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 16K, सो दैट इज द टाइम पीरियड। आप चाहे तो 16 को बाहर ले सकते हैं और 4 हो जाएगा वो, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर K एंड मास m, जिसका मास m था। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल से हमारे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ओके, इफ वी आर जस्ट डिवाइडिंग स्प्रिंग into different parts, how you will find the spring constant of different parts. What is the concept? That is the product of spring constant and natural length constant होगा, जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ, ये हमने यहाँ पर देखा। दूसरा हमने देखा कि अगर हमने दो स्प्रिंग की हेल्प से एक सिंगल ब्लॉक को कनेक्ट किया अपोजिट, इट विल बिहेव लाइक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा बिहेव करेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम यहाँ पर छोटा सा बना लेते हैं कि इट विल बिकम लाइक दिस, like this। okay, so it is K1 and it is K2, it is very similar to the parallel combination। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कॉन्सेप्ट को समझा। हम बहुत सारे इस टाइप के अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, और हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।